Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am your mentor Rambai Yadav. Learners, आज हम बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टार्ट करने वाले हैं। लर्नर्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ये चैप्टर थोरोली वीडियो के साथ पढ़ते हैं तो आप अपने सारे क्वेश्चंस बड़े ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। लर्नर्स, इस चैप्टर में दो वीमेन राइटर्स की स्टोरीज हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से बिलोंग करती हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कौन सी होती है? जस्ट लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे बिलोंग करती हैं। एंड दोनों की दोनों जो वीमेन हैं उन्होंने अपनी चाइल्डहुड में कुछ कुछ देखा है जिसको वो आगे हम रीडर्स के साथ शेयर कर रही हैं। तो दोनों ही स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वीमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो ये जो यूनिट है इसमें दो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाली वीमेन की ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस हैं हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, जो कि अपने चाइल्डहुड पे रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को हमारे साथ शेयर कर रही हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, और वो ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि उनका जो मेन स्ट्रीम कल्चर से क्या रिलेशनशिप रहा। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। तो जो पहला है वो अमेरिकन इंडियन वुमेन का अकाउंट है, बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, जो कि लेट 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी। द सेकेंड इज बाय द कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और जो सेकेंड है वो कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर है, यानी कि शी बिलोंग्स टू तमिल एंड शी इज़ फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। लर्नर्स, चलिए अब इस चैप्टर का पार्ट 1 द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी ऑथर है जितकला सा। चलिए स्टार्ट करने से पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गर्ट्रूड सीमंस born in 1876 was an extraordinarily talented and educated Native American woman. So जो जितकला सा है उनका फुल नेम क्या है? गर्ट्रूड सीमंस बॉर्न, और उनका बर्थ हुआ है 1876 में, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन है who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. तो वो एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने स्ट्रगल किया और उसमें जीत भी हासिल की। कौन से समय में? जब बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस था। प्रिजुडिस का मतलब है भेदभाव। जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, किनके प्रति? नेटिव अमेरिकन कल्चर्स के प्रति और वीमेन के प्रति। तो यानी कि वो ऐसे समय में उन्होंने स्ट्रगल किया जब औरतों और नेटिव अमेरिकन कल्चर के लिए काफ़ी भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। एज ए राइटर शी अडोप्टेड द पेन नेम जितकला सा। तो राइटर के तौर पे उन्होंने जितकला सा नाम से अपनी सारी राइटिंग्स पब्लिश की हैं। एंड इन 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School, और उन्होंने 1900 में आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट किए जिसमें कार्लायल इंडियन स्कूल्स को क्रिटिसाइज किया। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ISLE, इसको प्रोनाउंस करते हैं आयल, तो कार्लायल, तो दिस विल बी कार्लायल। ओके। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डोगमा and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression. So जो उनका काम है, जो उनकी राइटिंग्स हैं जितकला सा की, वो
क्रिटिसाइज करते हैं डोगमाज। डोगमाज मीन्स कट्टरवाद जो होता है किसी चीज़ के लिए स्ट्रांगली किसी का अपोज करना। एंड जो उनकी लाइफ है एज ए नेटिव अमेरिकन वुमेन वो डेडिकेटेड थी अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन। जब आप किसी एक समाज के हिस्से को या जैसे एक किसी पर्टिकुलर एरिया को दबाव डालते हैं, किसी के अगेंस्ट किसी पर अत्याचार किया जाता है, तो उनकी लाइफ उसके अगेंस्ट डेडिकेटेड थी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन। The first day in the land of apples was a bitter cold one. So जितकला सा कहती है कि उनका जो पहला दिन इन द लैंड ऑफ एप्पल्स था वो बड़ा ही बिटर कोल्ड वन था। देखिए, एक तो जो मौसम है वो बड़ा ठंडा है, दूसरा जो उनका एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही बिटर था, वो बड़ा ही बुरा था उनके लिए। फोर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि जो स्नो थी वो अभी भी पूरी तरह से ग्राउंड को कवर किए हुए थी। एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो ट्रीज थे वो बेयर थे, यानी उन पे अभी पत्ते फल फूल नहीं लगे हुए थे। ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, और उस समय क्या हुआ, जब वो उनका पहला दिन था तो एक बड़ी घंटी बजती है जो कि ब्रेकफास्ट के लिए थी। इट्स लाउड मेटालिक वॉइस crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears। तो जो ये बड़ी मेटेलिक बेल है जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बजी थी, तो इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, तो इसकी जो वॉइस थी बड़ी ही लाउड थी, मेटेलिक वॉइस थी। क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्री, क्रैशिंग मीन्स क्रैकिंग साउंड, बड़ी कड़कड़ाती हुई आवाज़ थी जो कि बेल्फ्री, बेल्फ्री क्या होता है, जैसे जो चर्च में बेल जहाँ पे घंटा लगा होता है, तो दैट वन इज कॉल्ड बेल्फ्री, घंटा घर जिसको कहेंगे। तो दैट कुड बी हर्ड, जो कि उनके बच्चों के कानों को बड़ी ही अजीब कड़कड़ाती हुई बड़ी रफ साउंड लग रही थी टू द सेंसिटिव ईयर्स ऑफ द चिल्ड्रन। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। और जैसे ही बेल बजी, तो आपने देखा होगा स्कूल्स में बच्चों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वही जो साउंड थी शूज़ की, क्लैटरिंग साउंड ऑफ शूज़ ऑन द बेयर फ्लोर, तो दैट गेव नो पीस, वो बड़ी ही मीन्स इरिटेटिंग नॉइस वहाँ पे लग रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्स नॉइसेज, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टेंटली हार्स नॉइसेज, जो कि लग रहा था आपस में क्लैशेज, वो आपस में डिफरेंसेस वाली जो नॉइसेज थी वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेज मरमरिंग एन अननोन टंग, और वहाँ पे नीचे साथ साथ धीरे धीरे फुसफुसाहट वाली साउंड्स भी सुनाई दे रही थी जो कि अननोन टंग थी नैरेटर के लिए, यानी कि जिस लैंग्वेज में ये फुसफुसाहट की आवाज़ थी नैरेटर उसको नहीं समझ पा रही थी, वो उस लैंग्वेज से अनभिज्ञ थी। मेड ए बैडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और ऐसा लग रहा था कि अंदर से नैरेटर के मन में पागलपन की सी फीलिंग आ रही थी, जिसमें उसको जिसमें सिक्योरली मीन सेफली उसको उसके अंदर टाई कर दिया गया था, बांध दिया गया था, क्योंकि अब नैरेटर उस स्कूल में एडमिशन ले चुकी थी, तो ऐसे लग रहा था कि वो उसका हिस्सा बन चुकी थी। एंड though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, और जो नैरेटर है उसकी स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है वो स्ट्रगल कर रही थी फ्रीडम के लिए जो कि अब खो चुकी थी यहाँ पे, दैट वाज ऑल यूजलेस, और जो वो स्पिरिट फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी दैट वाज ऑल यूजलेस, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब उसको फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसका एडमिशन उस स्कूल में करा दिया गया था और अब वहाँ पे उसको रहना होगा, वहाँ पर पढ़ना होगा। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, तो अब एक पेल फेस वुमेन जिसके वाइट हेयर थे वो इन बच्चों के पीछे पीछे आ रही थी, तो नेचुरली शी वुड बी द टीचर। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, सो नैरेटर को गर्ल्स की लाइन में रखा गया। who were marching into the dining room, और वो सारी गर्ल्स डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और वो सभी गर्ल्स इंडियन गर्ल्स थी। इन स्टिफ शूज, जिन्होंने स्टिफ बड़े थोड़े हार्ड शूज पहने हुए थे। एंड
क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस मीन्स टाइटली चिपकी हुई ड्रेसेस पहने हुए थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, और जो छोटी गर्ल्स थी उन्होंने स्लीव्स वाली एप्रन पहनी हुई थी। एंड शिंगल्ड हेयर, और उनके हेयर छोटे थे, कटे हुए हेयर थे। एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मॉकेसिन्स, और अब जो नैरेटर है चित्रकला शाह, वो नॉइसलेसली अपने सॉफ्ट मॉकेसिन्स, एक तरह का जो मटेरियल होता है जो बड़ा सॉफ्ट होते हैं, उन शूज़ में चल रही थी। यानी कि जो बाकी जो चिल्ड्रन थे उनके शूज़ की बड़ी अजीब सी नॉइस, यू कैन से इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, और जो नैरेटर के शूज़ थे वो बड़े ही सॉफ्ट थे, जो कि बिल्कुल आवाज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, और नैरेटर को ये सब देख के बड़ा ही अजीब लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था शी वॉज सिंकिंग टू द फ्लोर। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, तो उनको इतना अटपटा क्यों लग रहा था, क्योंकि जो उसका ब्लैंकेट था नैरेटर का, वो उसके शोल्डर से हटा दिया गया था। मीन्स शी वॉज नॉट अलाउड टू वियर हर ब्लैंकेट। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, और जो नैरेटर है वो घूर के इंडियन गर्ल्स को देख रही थी, हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, क्योंकि उनको लग रहा था कि नैरेटर को लग रहा था कि वो जो इंडियन गर्ल्स थी वो बड़े ही इमोडेस्टली मीन्स बड़े ही बेढंग से, निर्लज रूप से, मतलब कि ड्रेस पहने हुए थी। यानी कि जो उनका ड्रेस पहनने का तरीका था वो बड़ा ही ऑकवर्ड था, इसलिए नैरेटर उनको घूर के देख रही थी। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और जो उनके कपड़े थे इंडियन गर्ल्स के वो बड़े ही टाइटली फिटिंग थे, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो बड़े ही अजीब तरह से दिख रही थी, बड़ी ऑकवर्ड सी दिख रही थी। वाइल वी मार्च्ड इन, और जब वो सब डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे, चल रहे थे, द बॉयज एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर, और जो बॉयज थे वो ऑपोजिट डोर से एंटर कर रहे थे। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन अवर पार्टी, तो अब नैरेटर उन 3 यंग बॉयज को ढूंढ रही थी जो उनके साथ आए थे। केम इन अवर पार्टी मीन्स जो उनके साथ, जो नैरेटर के साथ आए थे, जिन्होंने साथ में एडमिशन लिया था। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, स्पाइड मीन्स छुप के देखना, तो वो पीछे जो लाइन थी, रैंक्स मीन्स लाइन, रियर मीन्स बैक, तो वो लाइन में छुप के देख रही थी। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, क्योंकि ये देखिए पहला दिन था नैरेटर का, वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, और वो उन बच्चों को, उन बॉयज़ को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लाइन में जो उनके साथ वहाँ से आए थे। ए स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, और जब ऐसा हो रहा था उसी टाइम एक छोटी घंटी बजती है। एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और इस बेल के साथ हर बच्चे ने टेबल के नीचे से अपनी चेयर निकाली। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, और अब चित्रकला शाह ने सोचा कि इसका मतलब है कि अब वो चेयर पे बैठ जाएंगे। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट, तो उन्होंने जल्दी से अपनी चेयर निकाली, और जैसे कि उसने सोचा था कि ये चेयर अब बैठने के लिए है, तो वो जल्दी से उसके ऊपर बैठ गई। फ्रॉम वन साइड, तो स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, यानी कि चेयर के एक साइड से उसके ऊपर बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड आई सो दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, और जैसे ही नैरेटर ने अपना सर घुमा के देखा तो पाया कि सिर्फ वही चेयर पे बैठी है। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और बाकी जो उनकी टेबल के पास बाकी बच्चे थे सबके सब खड़े हुए थे। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, और जैसे ही वो उठने लगी, लुकिंग शाइली, वो बड़ा ही शाई फील कर रही थी, बड़ी शर्म आ रही थी उसको, अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, क्योंकि उसको नहीं पता था कि चेयर्स को कैसे यूज किया जाता है, और वो जल्दी से चेयर निकाल कर उसके ऊपर बैठ गई थी, तो इस बात को लेके वो बड़े ही शाई फील कर रही थी। तो उसी समय क्या होता है, इस सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, तो दूसरी बेल बजती है। ऑल वर
सीटेड एट लास्ट, और सेकेंड बेल पे सब बच्चे बैठ जाते हैं। एंड आई हैड टू क्राउल बैक इनटू माय चेयर, और अब नैरेटर को दोबारा से अपनी चेयर में बैठना पड़ता है। यानी कि वो जब अकेली बैठ गई थी तो उसने देखा कि सब लोग खड़े हैं। अब वो खड़े होने वाली थी कि दूसरी बेल बजी, और अब सब बच्चे चेयर्स पे बैठ गए थे। तो ये सब जो एक्टिविटी थी वो नैरेटर को समझ में नहीं आई थी। तो जब वो दोबारा से खड़ी होने की कोशिश करती है तो हर बच्चा बैठ चुका था। आई हर्ड ए मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और अब उसको हॉल के एक कोने से एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और अब जितकला सा घूम के देखती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन जो बाकी सब बच्चे थे सबने अपनी गर्दन प्लेट्स के ऊपर झुका रखी थी। मीन्स वो जैसे खाने से पहले प्रेयर करते हैं, दे विल बी डूइंग दैट। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, तो अब जैसे ही उसने लंबी जो एक तरह से टेबल्स की चेन बनी हुई थी उसको देखा, आई कोट द आई ऑफ ए पेल फेस वुमेन अपॉन मी, तो उसने देखा कि एक जो पेल फेस वुमेन यानी कि जो टीचर थी वो उसी को देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, और जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, और वो सोच रही थी कि जो वो स्ट्रेंज वुमेन है यानी जो टीचर है वो इसको इतने कीनली इतने ध्यान से क्यों ऑब्जर्व कर रही है, क्यों देख रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, और जो आदमी अभी जो कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो उसने वो स्टॉप किया, वो रोका। एंड देन ए थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और उसके बाद तीसरी घंटी बजी। एवरी एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ, और तीसरी बेल पे हर बच्चे ने क्या हाथ में नाइफ लिया, एंड फोक, एंड बिगेन ईटिंग, यानी अब नाइफ और फोक के साथ सबने खाना स्टार्ट कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, देखिए सब बच्चे खाना स्टार्ट कर चुके थे लेकिन जितकला सा ने रोना स्टार्ट कर दिया। शी स्टार्टेड क्राइंग, फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज एफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, क्योंकि अब तक वो बहुत डर चुकी थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो देखे कि अब क्या होने वाला है। तो जितकला सा क्यों रोने लगी, क्योंकि ये उसका पहला दिन था, वो बड़ी नर्वस थी। किसी ने उसको स्कूल्स के रूल के बारे में कुछ बताया नहीं था कि टेबल पे क्या रूल फॉलो करना है, और उसको लगा कि उसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये सब देख के वो बड़ी कंफ्यूज हो गई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। अब नैरेटर कहती है कि ये जो फॉर्मूला खाना खाने का जो फॉर्मूला था, यानी कि फर्स्ट बेल पे चेयर बाहर निकालना, सेकंड पे प्रेयर करना, थर्ड पे खाना स्टार्ट करना, यानी कि ये जो एक तरह का ब्रेकफास्ट करने का जो फॉर्मूला था, यही एक हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था उसका स्कूल में फर्स्ट डे में। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडेविन गेव मी अ टेरेबल वार्निंग, क्योंकि बाद में काफ़ी मीन्स लेट इन द मॉर्निंग उसकी एक फ्रेंड भी बन गई थी नैरेटर की जिसका नाम था जुडेविन। उसने उनको एक टेरिबल वार्निंग दी, नैरेटर को एक बड़ी ही भयानक सी वार्निंग सुनाई। जुडेविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड जुडेविन थी उसको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स की समझ थी, वो कुछ इंग्लिश समझती थी। And she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long heavy hair, क्योंकि उसने जो पेल फेस वुमेन यानी जो टीचर्स थी उनको आपस में बात करते हुए उनके जो लंबे बाल थे, हैवी हेयर थे, उनको काटने की बात सुनी थी। तो पहली बात तो जो खाना खाने का फॉर्मूला था वो ही बड़ा टेरिबल नहीं था, अब उसकी फ्रेंड ने जो बाल काटने वाली बात सुनाई वो उससे भी टेरिबल लगा। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy। देखिए जितकला सा का जो कल्चर है उनके यहाँ पे क्या होता है, जो कि उसने अपनी मदर से सुना था कि उसकी मदर के अनुसार जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं,
जो कि एनिमी के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं, उनके ही बाल काटे जाते हैं। यानी कि जो एनिमी सोल्जर्स को पकड़ लिया जाता है तो उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनको कोवर्ड घोषित करने के लिए उनके बाल काटे जाते हैं। ये जितकला सा ने अपनी मदर से सुना था। Among our people, short hair was worn by mourners। और उनके समाज में, उनके लोगों में जो छोटे हेयर कौन रखते थे, जो कि जब कभी घर में डेथ वगैरह हो जाती है, कोई मॉर्निंग हो जाती है, एट दैट टाइम शोक मनाने के लिए छोटे बाल रखे जाते हैं। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कोवर्ड्स। और जो छोटे हेयर है वो कौन रखते हैं, कोवर्ड्स रखते हैं, कायर रखते हैं। तो जितकला सा ने छोटे हेयर के बारे में क्या सुना था कि बाल किनके काटे जाते हैं? एक तो जो होते हैं अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, दूसरे मोर्नर्स होते हैं, और तीसरे क्या है, कोवर्ड्स होते हैं। तो इनके हेयर छोटे होते हैं, अदरवाइज पीपल शुड कीप लॉन्ग हेयर। So this was there in her tradition, in her culture. We discussed our fate some moments. So we यहाँ पे क्या होगा, नैरेटर और उसकी फ्रेंड जुडेविन एंड जितकला सा, तो दोनों ने अपना फेट डिस्कस किया कि क्या होने वाला है। दोनों ने इस बारे में थोड़ा डिस्कशन किया कुछ टाइम के लिए। एंड व्हेन जुडेविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रोंग। और फिर जुडेविन ने कहा कि हमें सबमिट में सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रोंग है। दे मीन द स्कूल अथॉरिटीज, द टीचर्स। तो जुडेविन ने कहा कि क्योंकि अब उन्होंने एडमिशन ले लिया है और स्कूल अथॉरिटीज स्ट्रोंग है तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको सबमिट करना पड़ेगा। आई रेबल, रेबल मीन्स उसने उसका विरोध किया। तो जितकला सा ने उसका विरोध किया, उसने डायरेक्टली मानने से इनकार किया। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। तो नैरेटर कहती है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं नहीं मानूंगी, मैं पहले स्ट्रगल करूंगी। आई वॉज्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर। आई वॉज्ड माई चांस मीन्स वो मौके की तलाश में थी, जब किसी ने उसको नोटिस नहीं किया वो वहां से डिसअपियर हो जाती है, वहां से गायब हो गई। I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. Crept up means went up. वो stairs चढ़ जाती है बड़े ही चुपके से, जितने चुपके से उसके जो स्क्वीकिंग शूज में जाया जा सकता था। स्क्वीकिंग शूज मीन्स एक तरह की जो शूज की चू चू की आवाज़ निकलती है, थोड़ी जो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उसके शूज में आवाज़ क्यों आ रही थी? बिकॉज माई मोकेसिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर द शूज़। क्योंकि जो उसके जो सॉफ्ट मोकेसिन शूज़ थे उनको वही अब जो मीन्स वेरी क्रैकिंग साउंड मीन्स जो स्क्वीकिंग साउंड वाले जो शूज़ थे उनके साथ एक्सचेंज कर दिया गया था। यानी कि जो उसके शूज़ थे अच्छे वाले, उनको ये जो स्टिफ शूज़ थे उनके साथ एक्सचेंज किया गया था। इसलिए जितने दबे पाव वो जा सकती थी वो जाती है और ऊपर जाके छुप जाती है। Along the hall I passed without knowing whither I was going। तो अब वो हॉल को क्रॉस करती है और वहाँ से उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। whither मीन्स वेयर, कि वो कहाँ जा रही थी, क्योंकि स्कूल उसके लिए नया था, उसको स्कूल बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। वो ऊपर चल के और एक हॉल को क्रॉस करके आगे जाती है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम। तो एक ओपन डोर के बाद उसको एक बड़ा सा रूम मिलता है विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। और उसमें 3 बड़े वाइट बेड्स थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स। और उस रूम की जो विंडोज थी वो डार्क ग्रीन कर्टेन से कवर्ड थी। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसकी वजह से रूम बड़ा ही डिम था। लाइट वहाँ पे काफ़ी कम थी, काफ़ी अंधेरा था उस रूम में। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर। और नैरेटर को बड़ी खुशी होती है कि उस रूम में कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फादेस्ट फ्रॉम द रूम। और जो नैरेटर के जो स्टेप्स है, जो सबसे पीछे वाला कोना होता है, जो सबसे लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं डोर से, जो सबसे लास्ट वाला कॉर्नर की साइड। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउड अंडर द बेड। अब वो अपने हाथ और पाँव के बल रेंग के बेड के नीचे जाती है।
एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और वहाँ डार्क कॉर्नर में छुप के बैठ जाती है। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड आउट, और अपने हाइडिंग प्लेस से जहाँ वो छुपी थी वहाँ से वो झांक के देखती है, वहाँ से वो देखने की कोशिश करती है। शडरिंग विद फियर, शडरिंग मीन्स ट्रैम्बलिंग, अब उसको डर लग रहा था, वो डर से कांप रही थी। वेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाय, तो उसको डर कब लग रहा था, जब भी फुटस्टेप्स की आवाज़ उसको लगता कि कोई पास में फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है तो वो डर के मारे कांपने लगती थी। तो इन द होल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माय नेम, और जो होल था वहाँ पे उसके नाम को पुकारा जा रहा था, जोर जोर से उसके नाम को पुकारा गया। एंड आई न्यू दैट इवन जुडेविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, और उसको आवाज़ से लग रहा था कि उसकी जो फ्रेंड है जुडेविन वो भी उसको सर्च कर रही थी, वो भी उनको ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, और अब नैरेटर अपना बिल्कुल मुंह नहीं खोलती है उनकी आवाज़ों को, उसका नाम जो पुकारा जा रहा था उसको आंसर देने के लिए। देन द स्टेप्स वर क्विकन एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और अब ऐसा लगता है कि उसकी खोज में सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो उनके स्टेप्स जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे, और वॉइसेस दे वर क्वाइट एक्साइटेड। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, अब नैरेटर फील कर रही थी कि जो आवाज़ें थी उसके रूम की साइड पास और पास आती जा रही थी। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, अब जो विमेन थी और जो गर्ल्स थी उसी रूम में एंटर करती हैं जहाँ नैरेटर छिपी हुई थी। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, अब नैरेटर ने अपनी बिल्कुल सांस रोक रखी थी ताकि उसकी इवन ब्रीदिंग की साउंड भी किसी को ना सुनाई दे, और वो देख रही थी कि वो कैसे जो क्लोजेट्स हैं, क्लोजेट्स मीन्स जो अलमीरा है उनके डोर्स को खोल रही हैं, और कैसे जो बड़े ट्रंक्स थे उनके पीछे झांक झांक के देख रही हैं, ढूंढ रही हैं उसको। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, तभी अचानक क्या होता है, कोई कर्टेन को हटा देता है, जो विंडोज़ पे कर्टेन्स थे अभी ग्रीन कलर के उनको हटाता है। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और अचानक से रूम में क्या हो जाता है, एकदम से रोशनी हो जाती है। वट कोज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, अब नैरेटर कहती है कि मुझे नहीं पता कि किस वजह से, क्या कारण था कि वो झुक के देखते हैं बेड के नीचे, और दैट शी डजेंट नो। आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट, और उसके बाद उसको सिर्फ इतना याद है कि उसको बेड के नीचे से घसीट के निकाला गया। दो आई रजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रेचिंग वाइडली, और नैरेटर ने उसको रजिस्ट किया, उसका विरोध किया, किक मार के, स्क्रैच करके, मीन्स नाखूनों से उनको खुरचने की, वाइल्डली बड़े, मतलब शी ट्राई टू रिवोल्ट, शी ट्राई टू struggle before surrendering. In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. यानी कि उसके खूब विरोध करने के बावजूद भी उसको नीचे लाया गया और एक चेयर पे टाइटली बांध दिया गया। आई क्राइड लाउड, और अब जो नैरेटर है वो बहुत जोर से चिल्लाई, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. अब जो नैरेटर थी वो अपना जोर से चिल्ला रही थी, अपने सिर को हिला रही थी, पूरा टाइम हिलाती रही, until I felt the cold blades of scissors against my neck, जैसे कि जब बाल काटते हैं तो सीजर्स के जो ठंडे ब्लेड्स थे उसकी गर्दन को टच कर रहे थे, तब तक वो अपने आप को शेक करती रही, हिलाती रही। और उसके बाद क्या सुनती है, एंड हर्ड देम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, की जैसे सीजर से बाल कटने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और उसके बाद जो नैरेटर है वो अपनी स्पिरिट यानी कि वो अपनी सेंसेस को खो देती है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या होता है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज, अब नैरेटर याद करती कि है जब से वो अपनी माँ से अलग हुई थी उसने बहुत ज़्यादा
इंसल्ट्स को सहन किया था, एक्सट्रीम इंडिग्निटीज उसने सहन की थी। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, और उसने देखा था कि लोग उसको कैसे घूरते थे। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट। उस नैरेटर फील करती है कि उसको एक वुडन पपेट की तरह इधर से उधर फेंका गया, इधर से उधर टोस किया गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगर्ड लाइक ए कोवर्ड्स, और अब उसके जो लंबे हेयर थे उनको एक कायर के बालों की तरह से काट दिया गया। इन माई एंग्विश, एंग्विश मीन्स पेन, आई मोर्न फॉर माई मदर, कि वो अब दुख के मारे, दुख में अपनी माँ को चिल्ला के पुकार रही है। शी इज़ क्राइंग फॉर द हेल्प ऑफ अ मदर, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। लेकिन उसको कंसोल करने के लिए, नैरेटर को सांत्वना देने के लिए कोई भी नहीं आता है। नोट ए सोल्स रीजन क्वाइटली विद मी। अब नैरेटर कहती है कि एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने उसको प्यार से समझाया होता। रीजन, रीजन यहाँ पे यूज होता है कन्विंस करने की सेंस में, समझाने की सेंस में, यानी किसी ने उसको प्यार से आराम से समझाने की कोशिश नहीं की। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे मेरी माँ मुझे समझाती थी ऐसे किसी ने उसको नहीं समझाया। For now, I was only one of many little animals driven by a herder. तो अब जितकला सा महसूस करती है कि वो वन ऑफ द मैनी लिटिल एनिमल्स है, क्योंकि उसको लगता है कि स्कूल में बच्चों को जस्ट लाइक एनिमल्स रखा जाता है, और वो अब उनमें से एक है। ड्रिवन बाय अ हर्डर, यहाँ पे ड्रिवन बाय इन द सेंस जिसकी देखभाल कौन करता है, एक हर्डर। हर्डर मीन्स द वन हु टेक केयर्स ऑफ एनिमल्स, की जो एनिमल्स की देखभाल करता है, चरवाहा होता है। तो यहाँ पे टीचर्स को जस्ट लाइक चरवाहा सिंबलाइज किया गया है, और बच्चों को जस्ट लाइक एनिमल्स, क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की समझ नहीं है, क्योंकि नैरेटर की फीलिंग्स को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो अपने आप को जस्ट लाइक ए लिटिल एनिमल, और जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उनको जस्ट लाइक अ हर्डर समझती है। आई होप लर्नर्स, आपको अब पता लग गया होगा कि जितकला सा ने कार्लायल स्कूल में किस तरह की एट्रोसिटीज़ फेस की, किस तरह का ह्यूमिलिएशन उसने झेला, और कैसे उसको लगा कि वहाँ जो टीचर्स थे वो उनको प्यार से ना ट्रीट करके उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट किया, और वो क्यों नहीं चाहती थी कि उसके लंबे और जो हैवी हेयर है वो काट दिए जाए, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन था, जो उसकी मदर ने बताया था, उसके अकॉर्डिंग लंबे हेयर रखना एक डिग्निटी की निशानी है, और जो छोटे हेयर है वो कोवर्ड्स रखते हैं, या जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं या मोर्नर्स होते हैं वो रखते हैं। और हमें ये भी पता लगा कि जितकला सा ने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जो भी उसको पसंद नहीं थी, रादर उसने स्ट्रगल करना ज़रूरी समझा, और अपने लंबे हेयर को कटने से रोकने के लिए भी उसने स्ट्रगल किया। ये बात अलग है कि वो बच्ची थी और फाइनली वो नहीं जीती। तो हमें ये सीख तो मिलती है कि हमें कोई भी गलत चीज़ हो तो स्ट्रगल करना चाहिए। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लर्नर्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, आपके सिलेबस के बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में दे रखी हैं। आप उनका भी यूज करके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।